संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल नियम है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कभी आपने ये देखा कि Mg प्लस O2 गिविंग MgO, ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी जीवन में कभी ना कभी। वैसे 10th क्लास में जब पढ़ाते हैं तो 10th क्लास के अंदर जब चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले यही अभिक्रिया आती है, सबसे पहले यही अभिक्रिया आती है कि Mg प्लस O2 गिविंग MgO। इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि इधर Mg का एक परमाणु है, O के दो परमाणु हैं, इधर Mg का एक परमाणु है और O का एक ही परमाणु है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में आप लोग ये समझ सकते हैं कि O का एक परमाणु गायब हो गया, ऐसा लग रहा है। परंतु हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो, ना तो अपन किसी परमाणु को बना सकते हैं, ना किसी परमाणु को मिटा सकते हैं, ये बात तय है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनते हैं, ना पुराने परमाणु गायब होते हैं। हाँ, बस ये है कि परमाणुओं के आपस में संयोग करने की जो क्रम है वो बदल जाता है। यहाँ पे क्या था, आपका Mg अलग था और ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड थे। इसमें क्या हुआ, Mg और O आपस में कनेक्ट हो गए तो उससे एक नया यौगिक बन गया MgO। परंतु ये बात तय है कि LHS के अंदर किसी पर्टिकुलर तत्व के जितने परमाणु हैं, RHS के अंदर भी उस तत्व के उतने ही परमाणु होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाए, और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम बैलेंस कर देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के बाद आप जब चेक करते हो तो इधर भी Mg के दो परमाणु हैं, इधर भी Mg के दो परमाणु हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो जब मोटी मोटी बात की जाती है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो नियम आधार है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित इसलिए की जाती है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहीं भी फेल ना हो और वो हर जगह लग सके। अब इस नियम को पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। ये नियम लेवोसियर ने दिया था और इसका परीक्षण जो है वो लैंडोल्ट ने किया था। परीक्षण कैसे करेंगे, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से काम किया। जैसे मान लो ये एक हमने फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब लटका दी और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक अभिकारक को भर दिया। मान लो वो अभिकारक आपका A है और इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया, दूसरा अभिकारक को भर दिया B को। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को लटका करके इस पूरे सेटअप का जो है वेट कर लिया कि भाई इस सेटअप का वेट कितना आता है। मान लो इस सेटअप का वेट आता है 120 ग्राम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब को इस फ्लास्क के अंदर खाली कर दिया, डुबो दिया अंदर। जैसे ही आपने इस टेस्ट ट्यूब को इस फ्लास्क के अंदर डुबो दिया, डुबोने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। दूसरे केस में हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डुबो दिया। जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब को डुबोया, अब इसके अंदर क्या हुई, अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, नए उत्पाद बने C और D। फिर अपन ने क्या किया, अभिक्रिया होने से पहले वेट किया, उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद फिर से हमने इसका भार नोट किया तो वो अपन को मिला फिर से 120 ग्राम। तो यहां से सिद्ध हो गया, यहां से प्रूफ हो गया कि भाई अभिक्रिया के पहले भी जितना कुल वेट आ रहा था, कुल भार आ रहा था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही भार आ रहा है। इसका मतलब ये चीज तय है कि रासायनिक संयोजन के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ये बात एकदम तय है। लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हम इसे कर सकते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। बहुत सिंपल है। यदि क्रियाकारक उत्पाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो तब क्रियाकारकों के द्रव्यमान का योग उत्पाद के द्रव्यमान के योग के एक समान होता है। मतलब जितना योग इन सब के द्रव्यमान का आएगा उतना ही योग इसके द्रव्यमान का आएगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ना तो आपका द्रव्यमान खत्म होगा, ना आपका द्रव्यमान बनेगा, ये बात तय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन आगे की परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद है क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान। ये बहुत मोटी मोटी बात है, उसी बात को अपन ने लिख दिया पूरा का पूरा, है ना। देखिए, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। यदि क्रियाकारक पूर्ण रूप से खर्च नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, आपने लिया A प्लस B और उससे बन रहा है C प्लस D। मान लीजिए आपने 100 ग्राम ले लिया। हुआ ये कि अभिक्रिया के अंदर
पूरी तरह से जितने भी अभिकारक आपने लिए थे ए और बी, अभिकारक समझते हो ना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो आपने ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये आपके अभिकारक हैं और ये अभिक्रिया में बन रहे हैं तो ये उत्पाद है। 10th क्लास का मेरा एक लेक्चर है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर, फर्स्ट लेक्चर जो है, अगर किसी को रासायनिक अभिक्रिया समझने में दिक्कत है तो वो पहला लेक्चर सुन सकता है, उसमें बिल्कुल बेसिक में समझाया गया अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभिकारक उत्पाद का आइडिया है और ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो ए और बी को देखें तो ए और बी में मान लो 100 ग्राम आपने लिया और 100 ग्राम अभिकारक ने जो है अभिक्रिया करी, सबके सब ने कर ली, जितना ए और बी था सब खत्म हो गया, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई जो उत्पाद बना है उसका वजन भी कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं और इस केस में क्या हो रहा है, 100 ग्राम आपने लिया था, 100 ग्राम में से 20 ग्राम बच गया, तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा उत्पाद कितना बनेगा फिर, 80 ग्राम। तो आप बोलोगे द्रव्यमान संरक्षण कैसे काम कर रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण ऐसे काम कर रहा है कि आपका जो अभिकारक था उस अभिकारक को मैं आर बोल रहा हूं, तो अभिकारक का वजन था 100 ग्राम, उसमें से उत्पाद बन गया 80 ग्राम और जो बच गया उसको बोलेंगे अवशेष, वो कितना बच गया, 20 ग्राम आपका बच गया। ये वो है जो आपका अभिकारक ही, अवशेष मतलब है अभिकारक जिसने अभिक्रिया करी ही नहीं। तो इस तरह से आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ काम करेगा और इन दोनों का योग जो है वो आपको 100 ग्राम देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आती है। इसी बात को यहाँ चेक कर लो कि आपने किस प्रकार से लिखा है कि जितना क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान है वो बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के प्लस अक्रियाशील क्रियाकारक का द्रव्यमान। जिस क्रियाकारक ने अभिक्रिया नहीं करी है उसका द्रव्यमान आपको एडिशन फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलेगा। समझ गए? जो भी बच्चा इस बात को समझ पा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको आज कहा है कि आज आपको फोकस रखना है। अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा और फिर आप कंफ्यूज जाएंगे और आप भी उन्हीं बच्चों की गिनती में आ जाएंगे जिनको टॉपिक समझ में नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा देख करके, जिसके अंदर H2 और Cl2 आपस में कनेक्टेड है, कनेक्शन कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों अभिकारक है और क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। हम लोगों ने अभिक्रिया को बैलेंस कर लिया। देखो कभी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है तो उससे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करना है। अभिक्रिया को बैलेंस करने की मैंने मनोहर विधि का इजाद किया था। आपने अगर अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखा है मनोहर विधि वाला तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ये सिखाया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को झटपट बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, वो देख लीजिएगा एक बार। तो H2 और Cl2 ने मिलकर के HCl बनाया, अभिक्रिया हमने बैलेंस कर ली। बैलेंस करने के बाद में हमने H2 का वेट करके देखा, तो एक H का 1 होता है तो 2H का 2 होगा, एक Cl का 35.5 होता है तो 2 Cl का 71 होगा। ऐड किया कितना आया, 73 ग्राम। फिर HCl का वेट हमने किया, HCl का वेट किया तो वो भी कितना आया, 73 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अभिकारक और उत्पाद का वेट बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल निश्चित है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। बढ़िया, और बताइए कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? रासायनिक संयोजन के नियम में पहले नियम, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इसकी कंप्लीट PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इसके नोट्स वगैरह सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। अब इसको छोटा करके मैंने वापस एडजस्ट कर दिया। जब आपको PDF मिलेगी उसको जूम करोगे सब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फिर अब बात करेंगे निश्चित अनुपात के नियम के बारे में। तो पहला नियम संपन्न होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है फर्स्ट नियम वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है। ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 नियम तो आपको आसान लगेंगे, उसके बाद के जो नियम है ना उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 नियम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, आपको लगेगा ये तो हलवा है ना। उसके बाद जब आगे के नियम आएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। निश्चित अनुपात का जो नियम है ये प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम बहुत सिंपल है। ये कहता है एक काम करो, आप पानी लेकर के आओ। कहाँ से पानी लाना सुनो। एक काम करना, पानी लेकर के आओ RO से, पानी लेकर के आओ अपने घर से, घर की मटकी से, पानी लेकर के आओ आप इंडिया से, इंडिया के किसी गांव से, पानी लेकर के आओ आप अमेरिका से, पानी लेकर के आओ आप स्विट्जरलैंड से, पानी लेकर के आओ आप सऊदी अरब से, पानी लेकर आओ दुबई से,
पानी लेकर के आओ बांग्लादेश से, पानी लेकर के आओ श्रीलंका से, पानी लेकर के आओ भूटान से, पानी लेकर के आओ अपने गल की नाली से। इन सब जगहों से पानी लेकर के आओ। दुनिया में किसी भी हिस्से से आप पानी ले आओ, पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पानी बनाओ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पानी का फॉर्मूला H2O4 हो गया या H2O3 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसने कहा कि कभी भी कोई भी यौगिक बनता है, कभी भी परमाणु आपस में जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, कभी भी परमाणु आपस में जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो जब निर्माण कर रहे होते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, कभी भी अंट शंट जुड़ करके यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यहाँ पे वो निश्चित अनुपात कौन सा है? अगर परमाणुओं के हिसाब से देखें तो वो निश्चित अनुपात है 2:1, और अगर अपन द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये अनुपात है 1/8। तो द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो यह अनुपात 1/8 है, और परमाणुओं के हिसाब से देखें द्रव्यमान 2:1 है। परंतु पानी आप कहीं से भी लेकर के आओ, आपको अनुपात यही मिलेगा। यही है आपका सिंपल निश्चित अनुपात का नियम। पढ़िए इसको और इसको समझने की कोशिश कीजिए। नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए, अर्थात यह यौगिकों के बनने की विधि या यौगिकों को प्राप्त करने के स्रोत पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब आप पानी कहीं से भी लेकर के आओ, नाले से और बाहर से, समुंदर से, यहाँ से, वहाँ से, कहीं से भी पानी लेकर के आओ, उस पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा, और उसके अंदर भार के हिसाब से जो अनुपात चल रहा है वो 2:16 ही चलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया के अणु का सूत्र हमेशा NH3 होता है, चाहे अमोनिया के एक अणु में एक N होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, अर्थात अनुपात होगा 17 और 14 का। 17 ग्राम अमोनिया होता है, 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन होती है। मतलब कैसे बोल रहा है वो? इस तरह से बोल रहा है, जैसे NH3 है तो NH3 का जो टोटल वेट है उसको जब आप करने जाओगे तो वो निकल के आएगा 17 ग्राम। उसके अंदर नाइट्रोजन का जो वेट है वो है 14 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 3 हाइड्रोजन तो 3 है, तो 14 ग्राम अनुपात 3 ग्राम। तो अनुपात कितना हो गया? 14:3। ये अनुपात आपको NH3 में देखने को मिलेगा। ये बात को समझा रहा है। ऐसे ही जल को, दूसरा एग्जाम्पल एक और दिया है, आप जल को किसी भी सूत्र से प्राप्त करो, उसके अंदर H और O का जो भार का अनुपात है वो सदैव 1:8 ही आपको मिलेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। चलो बताओ फिर यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख जीवन के अंदर, किसी भी प्रकार का दुख अगर आपको आ रहा हो तो बताइए, मैं आपको उस दुख से निजात दिलाता हूँ, दूर करता हूँ उस समस्या को। तो निश्चित अनुपात का जो नियम है, उम्मीद करता हूँ कि निश्चित अनुपात का नियम आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आ गया? मस्त समझ में आ गया निश्चित अनुपात?